हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। लेकर आ गया हूँ एक और चैप्टर, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दैट मीन्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, लगातार सीरीज चल रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, फिफ्थ। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आज इस चैप्टर का, ठीक है ना, बजट से क्या तात्पर्य है। बजट, बजट का मतलब समझते हैं ना, जिसमें आय, इसका मतलब आय और व्यय का विवरण होता है। हम कहीं पर भी जाते पहले बजट बनाते हैं, कितना खर्चा होगा, हमारे पास कितने पैसे हैं। तो यहाँ पर सरकारी बजट की बात हो रही है। तो बजट का मतलब होता है सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब एक साल, 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का टाइम, ठीक है ना। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्ययों का विवरण होता है, ठीक है ना। एक साल का होता है कि सरकार कितना खर्च करने वाली है और सरकार के पास कितनी इनकम आने वाली है, मतलब ये अनुमानित आने वाले वर्ष के लिए होता है, इसलिए अनुमानित लगाया जाता है। क्वेश्चन सेकंड, बजट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आंसर इसका, बजट के प्रमुख उद्देश्य वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, आय और संपत्ति का पुनः वितरण करना बजट के प्रमुख उद्देश्यों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बजट को कितने भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, बजट को स्पेशली दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, क्योंकि बजट के दो प्रकार बेसिकली होते, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में, ये जो राजस्व बजट गया है ना, राजस्व बजट में जितने भी राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक है ना, रिसिप्ट्स है, और जितने भी प्राप्त पेमेंट्स होती हैं, जो भुगतान होते हैं, उन दोनों को शामिल किया जाता है। जबकि पूंजीगत बजट में सारे पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्ययों को शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है। सरकार की वे प्राप्तियां जिनसे ना तो सरकार की संपत्तियों में कमी होती है और ना ही दायित्वों में वृद्धि होती है, ऐसे प्राप्तियों को क्या बोलते हैं, राजस्व प्राप्तियां। यानी कि सरकार को अपने नॉर्मल फंक्शंस के थ्रू जो भी इनकम अर्न होता है, जैसे कर से मिला है, सरकार के विभिन्न कार्यों के बदले में फीस मिलता है, सरकार जुर्माना लगाती है, तो ऐसे कार्यों से, इससे सरकार को कोई विशेष जो है संपत्तियों में कमी होती नहीं है और ना ही संपत्ति को कहीं सरकार को कहीं से लोन लेने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे प्राप्तियों को हम राजस्व प्राप्तियों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर की परिभाषा दीजिए। कर क्या होता है। कर को हम जो है बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैक्स। टैक्स क्या है। कर सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य भुगतान मतलब जिस पर लगाया जाता है उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो टाल नहीं सकता। ये कह नहीं सकता मैं टैक्स नहीं दूंगा, जिसके बदले में सेवा प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप टैक्स दे रहे हैं तो सरकार उसके बदले में आपको कोई पार्टिकुलर काम करके देगी, ऐसा नहीं होता। टैक्स अनिवार्य भुगतान है और टैक्स का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, जनहित के लिए, यानी कि देश के विकास के लिए किया जाता है। देश के सड़कों का निर्माण करना है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन देना है, दूसरे भुगतान होते हैं, ये सब पेमेंट करना होता है। इसका मतलब टैक्स का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ उसके बदले में मिलेगा, सबको मिलेगा, खाली आपको नहीं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पूंजीगत व्यय से क्या आशा है। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार की व्यय प्राप्तियां जिनसे या तो सरकार की संपत्तियों का निर्माण होता है या फिर दायित्वों में कमी आती है। यानी खर्च करेंगे, खर्च तो होगा ही, तो इस खर्च से सरकार की संपत्तियों का निर्माण, संपत्तियां बढ़ेंगी, या सरकार की जो लायबिलिटीज है, दायित्व है, वो कम होंगे। ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सरकार ने जो है ऋणों का भुगतान कर दिया तो सरकार की लायबिलिटी कम हो गई। सरकार ने जो है एक सरकारी फैक्ट्री निर्माण कर ली, सरकार की संपत्तियों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के व्ययों को जब क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक व्यय में लोच से क्या आशा है। लोच का मतलब क्या होता है। लोच का मतलब होता है कि आप यूँ समझ सकते हैं, लोच का मतलब होता है परिवर्तन होना। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सार्वजनिक व्यय में लोच से क्या आशा है। व्यय, सार्वजनिक व्यय में लोच का मतलब होता है कि सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए जिसमें समय तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके तथा अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं। जब चाहे सार्वजनिक व्यय को कम किया जा सकता है, जब चाहे उसको बढ़ाया जा सकता है। ये देश के विकास कार्यों को ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि इससे सरकार विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, कि कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े,
ठीक है। तो नेक्स्ट ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर में क्या अंतर है। प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। प्रगतिशील कर उस कर को कहते हैं जिसे आय की वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये आपकी इनकम पर लगता है। तो आपकी इनकम अगर प्लस होंगी तो कर भी बढ़ेंगी, इनकम माइनस होंगी तो कर भी कम हो जाएंगी। जबकि प्रतिगामी कर क्या होता है, इसके विपरीत होता है। प्रतिगामी कर आय में वृद्धि के साथ साथ कर दर घटती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ हर वस्तुओं पर सेवाओं पर लगता है। आपकी इनकम ज़्यादा तो आपको टैक्स जो है इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। 2 प्रकार का टैक्स होता है ये। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष कर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसे ही उसका भार व्यय करना पड़ता है, अर्थात ये अपने कर को किसी और व्यक्ति पर टाल नहीं सकता। यानी कि टैक्स मुझे लगा रहा है कि मैंने किसी और को दिया, उससे वसूल, ऐसा नहीं है। टैक्स आप पर, आपकी इनकम पर लगाया गया है, आप पर लगाया गया है, तो आपको ही पेमेंट करना पड़ेगा। आप किसी और के नाम से पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, निगम कर हो गया, ये सब जो है प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं। उदाहरण ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में उदाहरण भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, योजना व्यय और गैर योजना व्यय में अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर है। तो योजना व्यय उस व्यय को कहते हैं जो सरकार द्वारा देश की योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों पर किया जाता है। यानी कि पहले से प्लान बनाया गया है, जो प्लान वे में काम होता है उसको पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है। जबकि गैर योजनागत व्यय उस व्यय से जिसका योजनाओं में कोई प्रावधान नहीं होता, कि जो जिसके लिए योजना बनानी नहीं पड़ती। अचानक बाढ़ आ गई तो बाढ़ पीड़ितों के लिए खर्च करने हैं, ठीक है ना। जैसे कोरोना आ गया था, कोरोना पीड़ितों को खर्च करना। तो इस प्रकार से जो अचानक होने वाली व्यय होती है इसको बोलते हैं गैर योजनागत व्यय। क्वेश्चन नंबर 11, विकास व्यय किसे कहते हैं। वह व्यय जो कृषि, उद्योग, शिक्षा, सार्वजनिक कल्याण, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर किया जाता है, जिससे देश का विकास कार्य आगे बढ़ता है। तो विकास के लिए किया गया व्यय विकास व्यय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, घाटे का बजट किसे कहते हैं। घाटे का बजट। घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होते हैं, कि खर्चा ज़्यादा और इनकम कम। तो ऐसे बजट को हम घाटे का बजट कहते हैं। दैट मीन्स बजट प्राप्तियां कम होती हैं और बजट व्यय ज़्यादा होते हैं। और बेसिकली घाटे का बजट प्रत्येक जो होता है, जितने भी विकासशील देश है जैसे भारत है, चाइना है, ऐसे देशों को अपनाना ही पड़ता है ताकि देश में पूंजीगत जो है निर्माण जो है बढ़ाया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बचत का बजट किसे कहते हैं। बचत का बजट, जाहिर सी बात है बचत के नाम से बचत तब होता है जो इनकम ज़्यादा और खर्चे कम। इसका मतलब ये हुआ कि वह बजट जिसमें सरकार की बजट प्राप्तियां उसके बजट व्यय से अधिक होती हैं उसे हम बचत का बजट कहते हैं, यानी कि सरप्लस बजट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा है कि बजट प्राप्तियां ज़्यादा होती है और बजट व्यय यहाँ पर कम होते हैं। संतुलित बजट क्या है होता है, ऐसा बजट जिसमें सरकार के बचत व्यय और बजट आय बराबर होते हैं। यानी कि सरकार के जो बजटरी इनकम है और जो बजटरी एक्सपेंसेस है दोनों ही बराबर होते हैं, कि आय बराबर प्राप्तियां बराबर व्यय होते हैं। तो ऐसे बजट को हम संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। अनुदान से क्या आशा है। अनुदान सब्सिडीज बोलते हैं इंग्लिश में। सब्सिडीज यह एक राज्य के द्वारा अन्य राज्य को दी गई आर्थिक सहायता, या एक राज्य के द्वारा जो उत्पादकों को दी गई आर्थिक सहायता, सरकार के द्वारा जो है जनता को दी जाने वाली आर्थिक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता जो वस्तु की मूल्य या सेवा को या फिर भुगतानों की मूल्य को कम कर दिया जाता है उसे अनुदान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्ट कर किसे कहते हैं। जब कर वस्तु की मात्रा या भार के अनुसार लगाया जाता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। इसके मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है या फिर वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है, तो उसे विशिष्ट कर के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजकोषीय नीति से क्या आशा है। राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति से अभिप्राय सामान्यतः सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय व सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीतियों से लगाया जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा अपने आय एवं व्यय से संबंधित जो नीतियाँ बनाई जाती है उस नीतियों को हम राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, हीनार्थ प्रबंधन किसे कहते हैं? जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली व्यवस्था को, जब सरकार का घाटा ज़्यादा होने वाला लगता है, सरकार के व्यय बढ़ने लगते हैं, तो सरकार क्या करती हैं, तब अपने खर्चों को कम कर देती हैं या दूसरे सार्वजनिक व्यय होती हैं उनको कम कर देती हैं। तो इस प्रकार से बजट में पॉलिसी लेना हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं, ताकि घाटे को कम से कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 19, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय मतलब समझिएगा, इसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय और निवल देयता, दूसरी की जो देता है, सब कुछ शामिल होता है, तथा उसकी कुल प्राप्तियां, जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, लेकिन इसमें ऋण को छोड़ के, यानी कि इसमें ऋण शामिल नहीं होती है, के योग का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कुल व्यय माइनस ऋण को छोड़कर कुल व्यय का अंतर ही राजकोषीय घाटा होता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो आने वाले चैप्टर के सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर आपको लगातार मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 20, राजकोषीय अनुशासन किसे कहते हैं? राजकोषीय अनुशासन इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। क्या होता है? राजकोषीय अनुशासन राजस्व की राशि को देखते हुए व्यय पर नियंत्रण है। आप देखते हैं कि आपकी जो है राजस्व यानी कि रेवेन्यू इनकम कितनी है, रेवेन्यू पेमेंट कितना होता है, इस चीज़ को देखते हुए अगर आप अपने व्यय को नियंत्रण करते हैं कि कहीं घाटा बढ़ ना जाए, उस हिसाब से खर्च को कम करते हैं, तो घाटे को नियंत्रण में करने के लिए आप अगर अपने व्यय को भी नियंत्रण करते हैं, व्यय को कम सीमित कर देती हैं, कम कर देते हैं, तो इस प्रकार का जो अनुशासन होता है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, उसको राजकोषीय अनुशासन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? प्राइमरी डिफिसिट। राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटे के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ध्यान में रखिए इस बात को, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्व घाटा किसे कहते हैं? राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों पर अधिक है कि जब राजस्व व्यय ज़्यादा होते हैं और राजस्व प्राप्तियाँ कम होती है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, दैट मीन्स राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियों का ये जो अंतर होता है, उसको राजस्व घाटे के नाम से बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेवेन्यू डिफिसिट। क्वेश्चन नंबर 23, गैर विकास व्यय किसे कहते हैं? सरकार के ऐसे व्यय जो गैर विकास कार्यों, जो सरकार के बिना विकास के लिए जो ऐसे ही नॉर्मली अनिवार्य रूप से पेमेंट करना ही पड़ता है, उसे हम गैर विकास का व्यय कहते हैं। जैसे प्रशासन पर किया गया व्यय, पुलिस के लिए, सेना के लिए, ब्याज के भुगतान के लिए किया गया व्यय, ये सब गैर विकास व्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी एक उपाय का नाम बताएं जो स्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार बजट के द्वारा अपना सकती है। अगर देश में स्फीति को नियंत्रित करना, यानी कि देश में जो महंगाई है, जो कीमत में होने वाली वृद्धि को कंट्रोल में करना है, तो सरकार क्या कर सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, स्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार या तो नए कर लगा सकती हैं या फिर वर्तमान करों की दरों में वृद्धि कर सकती है, ताकि लोगों की इनकम पर ज़्यादा टैक्स लगे और उनके पास जो है खर्च करने के लिए पैसे कम बचे। इस प्रकार से पैसे कम होंगे तो उनकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो स्फीति जो है दोबारा से कंट्रोल में आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 25, ऋण अदायगी पूंजीगत व्यय क्यों होता है? ऋण अदायगी मतलब होता है जो लोन वगैरह का रिपेमेंट। अब जब वापस करते हैं, क्योंकि आपने लोन लिया है तो वापस तो करना ही पड़ेगा। अगर लोन वापस कर रहे हैं तो ये आपका पूंजीगत व्यय क्यों होता है? ध्यान में रखिएगा, जो ऋण होता है ना, वो एक तरीके का एक पूंजीगत क्या है, ठीक है, एक दायित्व है जो आपकी लायबिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि कभी ना कभी पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो लायबिलिटी कम होती है, तो ध्यान में रखिएगा कि दायित्वों में होने वाली कमी पूंजीगत व्यय होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऋण अदायगी भी पूंजीगत व्यय ही है, ठीक है ना। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25 इस चैप्टर के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो कैसा लगा आपका वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन छूट रहा है जिसका आंसर आपको पता करना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू एवरीवन, खुश रहिए, हंसते रहिए और यूँ ही पढ़ाई करते रहिए।